और हम दाब और आयतन में ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ से जो आकृति बनेगी उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसे किया गया ऐसा कल पढ़ा है। यस सर। सही है? यस सर। यस। तो आइए देखिए, अब सीखते भी चलिए, बनाते भी चलिए। पहले सीखने पर ज्यादा बोलिए। इस समय हमारा निकाय ए अवस्था में जब है तो देख सकते हैं दाब P1 और जब हमारा बी अवस्था में है यानी कि हमको ए अवस्था का निर्देशांक और बी अवस्था का निर्देशांक पता है। अब हमने कल समझाया था कि बेटा आप पहले ग्राफ खींचिए एक अक्ष पर और y अक्ष पर दाब और आयतन को शो करिए। तो चलिए जैसा कल को बताया गया वो कर लीजिए। ये देखिए x एक्सिस हो जहाँ बोला दूसरे को काटेंगे उसे ओरिजिन को यानी मूल बिंदु का है और इसका निर्देशांक अब हम दाब और आयतन में से कोई पर किसी को शो कर सकते हैं। जैसे मेरा मन किया कि हम आयतन घन मीटर में जानते हैं आयतन की इकाई एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और दाब जिसकी इकाई आप जानते हैं हम y अक्ष पे शो करेंगे। तो इस समय हमारा निकाय ए अवस्था में है। अगर निकाय इस समय ए स्थिति में है तो इसका निर्देशांक P1 कक्षा 9 में आप निर्देशांक जानते पड़ेंगे। अब अगर मैं यहाँ से बोलिए x अक्ष पर लंबा तो बोलो x अक्ष पर आयतन शो किया गया है। बताओ ये आयतन की P1 स्थिति दिखा रहा है और अगर y अक्ष पर डालो तो बोलो ये दाब को दिखा रहा है। अब कोई डाउट? नो सर। अब हमारा निकाय ए से जा रहा है बी जहाँ दाब और आयतन बदल जाते हैं। ये निकाय हमारा ए से चला गया बी जहाँ दाब और आयतन अब हम यहाँ से लंबाते हैं तो बताओ ये आयतन की V2 स्थिति को दिखाएगा और y पे डालते हैं तो y को दिखा रहा है। ये दाब की V2 स्थिति को दिखाएगा। क्या दिक्कत है किसी को? अब आपने कहा था कि ग्राफ जिस आकृति को दिखाएगा उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं इसका नाम C रखूं और इसका नाम चित्र देख के बता सकते हैं कि ये तो ट्रेपेजियम है यानी समलंब चतुर्भुज। आती है पकड़ने? ए बी सी डी ये है समलंब चतुर्भुज। अब इसको मैं मान कर देता हूँ तो आपके थ्योरी के हिसाब से जैसी आकृति बनेगी उसी का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। वही किया गया। यस सर। पूछिए क्या दिक्कत है? नो सर। चले करेंगे? यस सर। चलिए यस सर। अब चलो तुम्हारा थ्योरी ये कह रहा था कि आप दाब और आयतन में ग्राफ खींचिए और ग्राफ से जो आकृति बनेगी उस आकृति का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वही निकाय द्वारा किया गया तो जैसा आपका प्रिंसिपल था मैंने यहाँ लिखा कि सिद्धांतानुसार किया गया कार्य बराबर
आकृति ABCD का क्षेत्रफल। ओके। यस अब सवाल है ये निकलेगा कैसे? तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल लगाने का भी तरीका बता रहा हूँ और ऐसे का भी निकालने का तरीका बता रहा हूँ। चलिए पहले न्यूमेरिकल से सीखिए। इस समय आप देख सकते हो कि इसमें हर डाटा P1 V1 P2 V2 के पद में दिया है, उसका आंकिक मान नहीं दिया। ये नहीं दिया कि यहाँ 10 है 20 है, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो जब आपको आंकड़ा अंक में होगा, न्यूमेरिकल में होगा, तब कैसे सवाल लगाएंगे? और जब ऐसा होगा तब कैसे लगाएंगे? तो दोनों तरीका आपको समझाता हूँ। पहले देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु। आयतन घन मीटर में यहाँ दिखाया गया है, दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वाई एक्सिस पर दिखाया गया है। यस सर। अब यहाँ पर लिखा गया है 3 घन मीटर, 4 घन मीटर, 5 घन मीटर, 6 घन मीटर, 7। देखिए डाटा दिया है। यस सर। इधर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब देखो इसमें ग्राफ खींचा गया है। अब यहाँ से A नाम है, B नाम है, C नाम है, D नाम। अब हमसे पूछ दिया कि A से B तक जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी WAB का मान बताइए। यस सर। फोकस करो। तो हम क्या करेंगे? हम W यानी कार्य A से B यानी निकाय को A अवस्था से B अवस्था जाने में कितना कार्य किया ये हमसे पूछा। यस सर। तो अब क्या करना होगा? ये यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। यस सर। तो अब देखो यहाँ लिख दिया मैंने A से B तक जाने में किया गया कार्य। तो देख लो A से B जाने में आकृति समलंब चतुर्भुज बन रही है। यस सर। तो अब यहाँ लिख दिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब तुम कक्षा 6 से 10 वाला फॉर्मूला में डाल दो, जो अभी बच्चों को दिन के कल में करेगा। यस सर। तो तुमने कक्षा 8 में पढ़ा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है समांतर भुजाओं का योग पूरे कोण के बीच की लंबवत दूरी, जिसे बच्ची ने ऊंचाई कहा है, बटा के 2। इसलिए गलत से बोला करो। यस यस सर। अब देखो समांतर भुजा कौन कौन है? BC और AD। यस सर। ये समांतर भुजा। यस सर। तो ये लिख दिया बेटा BC प्लस AD हो गया। यस सर। और इनके बीच की लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी CD आ रही बेटा। यस सर। अब बटा के 2। अब हमने कल के लेक्चर में बोला था ना कि ये सवाल सबसे आसान होती है, सबसे कठिन होती है। यस सर। तो जिसको जो पढ़े ना है उसके लिए तो मनाता है कि ऐसे सवाल 10 पृष्ठ के लिए परीक्षा में, और जो नहीं पढ़ने वाला वो देखते ही कुछ नहीं समझ में आएगा करना। क्लियर हो गई? अब देखो हम कैसे झटके से आंसर ले गए B से C। अब सपोज कर लो, अब तुम क्या करोगे? B से C का लंबाई निकालने के लिए ये मान लो 40 है। यस सर। तो देखो यहाँ 40 है, यहाँ 0। तो बोलो ये दूरी 40 हो गई। यस सर। 40 में से 0 घटा दो 40 प्लस AD। देखो A बताओ 60 पे है। यस सर। ये 0।
कौन बोलो? Yes, sir. गुणे सीधी बोलो, ये रहा शी, ये रहा D. ये 7, ये 4 बोलो 3। Yes, sir. 3 का स्क्वायर स्क्वायर से Yes, sir. ये घटाए 60 माइनस 0 Yes, sir. 40 माइनस 0 40 वैसे यहाँ है 7, यहाँ है 4, 7 माइनस 3 3 स्क्वायर अब बोलो दिक्कत आ रही No, sir. अब घटा के स्क्वायर से 60 और 40 100 में 2 का भाग दिया 50 50 गुना 150 से स्क्वायर है। और हाँ जी इसमें सर 3 का स्क्वायर होगा ना? ये स्क्वायर में जो बेटा इसके बटा 2 लिखा हुआ है अच्छा और ये इसके बटा 2 लिखा हुआ है। तो बेटा अब ये देख लो 150 और काली की इकाई झूठ Yes, sir. यानी निकाय को a से B Yes, sir. आगे Yes, sir. तो आपने देखा यही थ्योरी लगाई गई है Yes, sir. और इस थ्योरी से जैसी आकृति बनी बस कर ली। Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम No, sir. आगे अब आप Yes, sir. आप मान लीजिए इसी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब जैसे आपसे कह देता कि B से C तक निकाले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। Yes, sir. तो अब लिख दिया, आपसे पूछ रहा है WBC। Yes, sir. अब ध्यान से समझना। आज जो बच्चा कांसेप्ट कल परसों पढ़ाया हो जिसके दिमाग में होगा वो तुरंत बता देगा। देखो कैसे, और जो नहीं पढ़ता होगा वो बैठेगा चुपचाप, क्योंकि पढ़ाई तो समझने और पढ़ने से आती है। जब B से C में निकाल जाएगा तो देख सकते हो B पर भी आयतन साथ ही रहेगा। Yes, sir. और जब C पे भी आ जाएगा तो जबकि दाब 40 से 0 हो जाता है। Yes, sir. तो बोलो यहाँ प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन दोनों समान हो गया तो dv बराबर 0 हो गया। Yes, sir. तो कार्य dw बराबर pd। तो बोलो दाब 40 से 0 हो गया या 40 और जबकि ऐसे कहे थे ना कहते हैं कि जब आयतन में बदलाव नहीं होगा। ये होगा इसलिए यहाँ से यहाँ आने में कोई बात नहीं। Yes, sir. समझ लोगे? Yes, sir. बताइए आसान है कि नहीं? Yes, sir. तो जो प्रिंसिपल कल परसों पढ़ाया गया अब वो उसके दिमाग में है ही नहीं है तो ग्रहण नहीं करेगा। तो इसीलिए रोज हम कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, अब घर जाके ना पढ़ो तो कोई क्या करेगा? तो उनको बच्चे छोड़ोगे खिलाया जाएगा। अब शेयर हो गया। Yes, sir. अभी ये हो गया ग्राफ से कैसे सवाल लगाई जाएगी। Yes, sir. अब कोई दिक्कत? No, sir. अब बताने जा रहा हूँ कि अगर ये सब आंकड़े न दिया होता तब Yes, sir. तो अब आप जाइए लेसन नंबर 3 फिजिक्स में। Yes, sir. जब मैंने आपको फिजिक्स दीपक सर के बाद पढ़ाना शुरू किया तो आपको गति के तीनों समीकरण डिराइव करने के पहले अवकलन और समाकलन का फार्मूला बताया। Yes, sir. याद आ रहा है? Yes, sir. और वो फार्मूला बताते समय मैंने आपको समझाया कि बेटा अवकलन कब करते हैं जब बड़ी राशि को छोटी राशि बनाना और समाकलन कब करते हैं छोटी से बड़ी Yes, sir. और दोनों के फार्मूले मैंने उस दिन में पढ़ा दिए हैं और अब तक कई अवसरों पर यूज किए जा चुके हैं। Yes, sir. और आपको याद न भूलने ना पाए इसके लिए मैंने आपसे एक उदाहरण दिया था कि मान लो किसी बच्चे के सर में बाल गिरना है Yes, तो sir. हम इंटीग्रेशन की मदद से कैसे काम कर सकते हैं? Yes, sir. और बोले थे कि देखो बेटा आज ये सीख रहे हो और इंटर 12 में आने के बाद कुल डेरिवेशन है इंटीग्रेशन और अवकलन से इस्तेमाल होगा। और तुम लोग इसका इस्तेमाल अब तक फिजिक्स में भी कई जगह कर लिए हो अगर न्यूमेरिकल लगाए हो तो। Yes, sir. जैसे कि 2-4 तो मैंने ही करके दिखा दिया था। पूछ दे वेग पूछ दे। Yes, sir.
और 12 में तो आपका कोई ऐसे चैप्टर नहीं होगा जहां समाकलन अवकलन नहीं यूज किया जाएगा। Yes. तो इसी वजह से आपको बेस बना दिया गया है। जो रेगुलर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका काम रहेगा। जो नहीं करता है, तो जब बोया ही नहीं तो क्या करोगे क्या? अब हमने डाटा को बता दिया। अब जा रहा हूं बताने कि जब हमको डाटा न्यूमेरिकल पक्ष में ना लिख के इसी तरह अल्फाबेट में लिखा रहेगा, तब कैसे निकालोगे? तो तब हम क्या करेंगे? उस पूरे क्षेत्रफल का एक फ्रैक्शन यानी एक अवयव लेंगे और उस अवयव को लेकर पहले काम निकालेंगे और फिर उसके लोअर लिमिट से अपर लिमिट का इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेट करते ही हमारे को कार्य मिल जाएगा। तो अब ये वाला मिटाएगा क्षेत्रफल है और अब इसका बताने जा रहे हैं। और आपको परीक्षा में कंपटीशन में उस पर भी न्यूमेरिकल मिलेगी, इस पर भी मिलेगी। अब शेयर हो गए? तो आइए चलिए देखते हैं। अब हमने जैसा आपने हमें सिखाया उसके अनुसार अब हम अगर न्यूमेरिकल नहीं है तब हम एक छोटा फ्रैक्शन लेंगे। आइए देखिए फ्रैक्शन। देखिए इस पूरे एरिया में से पहले सीखो बेटा, उतरने से नहीं आएगा। इस पूरे एरिया में से देखो हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया। और इसका नाम रख दिया A डैश B डैश C डैश और आपको भ्रम न हो इसलिए इसको लाइनिंग कर दे रहे हैं। यस सर। ये वाला एरिया हमने उठाया। यस सर। आप देख सकते हैं इसका लोअर लिमिट B1 है। यस सर। अपर लिमिट B2 है। तो पहले इतने में कार्य अगर करना पड़ा हुआ और D यस सर। इसका निकालने पहले यस सर। निकाल करके पूरे का निकालने के लिए इंटीग्रेशन इस लिमिट से इस लिमिट तक। यस सर। अच्छा यस सर। चलिए शुरू करें। यस सर। अब यहाँ लिख दिया किया गया का देख रहे हैं? यस सर। तो अब मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर। अब इसमें से जा रहे हैं चुनने के लिए। यस सर। अब यहाँ तक शुरू कर लिए। यस सर। अब लिखिए A डैश B डैश C डैश D डैश। ठीक है? यस सर। आप लोग लिख रहे हैं ना, आप आगे करने के लिए लिखा है। यस सर। एवं कृत का DW हो तो बोलो DW बराबर अब इस आकृति का यस सर। आकृति A डैश B डैश यस सर। बोलो आपने कहा था कि समतापी प्रक्रम में दो प्रतिबंध रहेगा। यस सर। धीरे-धीरे परिवर्तन स्लोली यस सर। मतलब धीरे-धीरे दबाया जाए। यस सर। तो बोलो आप जब धीरे-धीरे दबाओगे तो दाब में बहुत मामूली परिवर्तन होगा। यस सर। तो चलो बेटा मान लिया A से B डैश जाने में दाब में परिवर्तन और आयतन देख लो यहाँ से यहाँ हो गया। यस सर। तो आयतन में परिवर्तन मान लिया तो कैसे कार्य निकलता सूत्र पढ़ा है? यस सर। dw बराबर B अभी यूज भी हुआ। यस सर। P B एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब अगर इसमें हम लोग आदर्श रेस ले लें तो बोलो जो कैलकुलेशन आएगा सब पे लागू हो जाएगा। यस सर। क्योंकि आदर्श रेस सब पे लागू है। यस सर। सही है? यस सर। तो लिख दिया हम जानते हैं
कि आदर्श गैस सभी है। एन मोल के लिए हाँ पीवी बराबर तो होता है कि Yes, sir. तुम्हें तो लिखी हो पीवी नो है द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल इज इक्वल टू दिस। कोई No, sir. बता बेटा तो क्या p बराबर nRT Yes, sir. उठा के पुट करना Yes, sir. p बराबर NRT by V into PV. Yes, sir. बताओ इस फ्रैक्शन में कितना कार्य हुआ हमने कैलकुलेट कर लिया। Yes, sir. लेकिन हमें तो टोटल का चाहिए था। Yes, sir. तो आपने कहा कि छोटा सा पता हो बड़ा का निकालना हो तो आप इसका लोअर लिमिट से इंटीग्रेट करें। इसलिए कुल कृत कार्य W को तो सिद्धांत हाँ अभी लिखो नहीं सीखो Yes. सिद्धांत अनुसार। आदर्श समझ Yes, sir. क्या प्रिंसिपल है एक अवयव का निकाल के उसका इंटीग्रेट कर Yes, sir. तो देखो कुल कृत कार्य वो है Yes, sir. ये वाला Yes, sir. इंटीग्रेट कर दीजिए छोटे फ्रैक्शन की में जाने का Yes, sir. फ्रॉम लोअर लिमिट टू Yes, sir. जैसे इसकी लोअर लिमिट v1 है Yes, sir. और ऊपर लिमिट V2 है। यहाँ से यहाँ तक का चाहिए Yes, sir. पूछिए प्रश्न No, sir. आइए W बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 Yes, sir. इसे तो पढ़ने आता ही Yes, sir. एक वाले नहीं पढ़ा दिया था Yes, sir. और dw ये था। अब आप देख सकते हो कि निकाय के बदलाव में नंबर ऑफ मोल जितने लिए गए होंगे वही रहेंगे। Yes, sir. R सार्वत्रिक और T को पता ही है कि तो ये नहीं बदलेगा खाली ये बदलेगा। Yes, sir. तो जो स्थिरांक है वो बाहर क्या Yes, sir. nRT इंटीग्रेशन अभी देखते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला याद आ गया होगा। Yes, sir. देखिए मुझे दिख रहा है कि 6 से 8 लोग ऐसे हैं जिनको फार्मूला याद है। तो इंटीग्रेशन 1/x dx log x c ये फार्मूला Yes, sir. तो मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि मैं एक नजर में देख लेता हूँ कौन कितने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और बार बार कहता भी रहता हूँ पढ़ो नहीं पढ़ोगे तो मेरे को भोगना है हमको नहीं भोगना है। बोलो इसका वैल्यू log x हो गया। Yes, sir. तो ये बोलो 1/v है dv है। Yes, sir. अब यहाँ बोलो v हो जाएगा Yes, sir. log v। और आपको पता है कि जब लिमिट होती है तो बड़ा कुछ बंद करके ऐसे Yes, sir. पूछो कि No, sir. nRT बोलो अब एक बार अपन लिमिट घटा देते हैं। Yes, sir. log v Log V1. nRT अब ये तुमको log का फार्मूला याद आ गया होगा। Yes, sir. log x minus log x Yes, sir. बोलो log आप चलो बेस 10 पे ले लो तो आपको पता ही है अच्छा 10 में पढ़े होंगे नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए Yes. हमेशा के लिए याद रख लीजिए जब बेस 10 पर लेते हैं तब इसका वैल्यू 2.303 होगा
NRT। आगे Yes, sir. तो उस निकाय में यानी संतापी प्रकरण में जब डाटा नहीं दिया होगा तब कार्य डाटा दिया होगा तो पहले ही बता दी कैसे डाटा और यदि उसमें डाटा नहीं दिया होगा तो इस सूत्र से मिलेगा Yes, sir. 2.3 एक मोल अणुओं की संख्या जो कल भी बता दिया के बीच में कौन लगता है और D उसका ताप V2 अंतिम तो आपको कार्य का एक फार्मूला मिल गया। Yes, sir. अब आइए दूसरा बनाइए। दूसरा क्या आपने कल पढ़ा था कि संतापी प्रक्रम बायल के नियम का पालन करता है। हम जानते हैं we know that isothermal process follow the Boyle's law। और Boyle's law सबको पता है? Yes, sir. कि यदि ताप नियत हो तो दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। इसलिए P1 और V2 बटे V1 पता है। Yes, sir. तो क्या इसे P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1 लिख सकते हैं? Yes, sir. अब लिख सकते हैं बेटा तो उसको घटाया भी जा सकता है। Yes, sir. तो इसलिए किया गया कार्य W बराबर 2.303 NRD लाभ में स्थिर P1 V2 आगे दूसरा फार्मूला। Yes, sir. अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे सवाल में आयतन दिया रहेगा तब तो इस सूत्र से सवाल लगा लेंगे। Yes, sir. और अगर आयतन न मिले तो इससे सूत्र लगा। Yes, sir. और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती Yes, sir. देख लीजिए डाटा। Yes, sir. बिना मेहनत के आपको याद रहे क्योंकि यहाँ V2 बटे V1 है यहाँ V1 बटे V2 है। क्योंकि आपको पता ही है कि बायल के नियम को इसके अलावा भी एक तरह से कहा जाता है। Yes, sir. ये आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका व्युत्क्रम होगा तो ये 2 है तो वो 1 हो जाएगा। Yes, sir. तो जान के कौन करना है? Yes, sir. The done work in the adiabatic process. Yes, sir. अब आपको पता ही है कि इस प्रक्रम में तीनों बदलते हैं। Yes, sir. जैसे आप यहाँ देखिए पहले यहाँ से चलते आप लोग को फिर बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं मिलाया कि मैं यहीं पर लाभ ले लूंगा। तो इस समय देखिए ये अवस्था में निकाय में ली गई गैस का दाब P1 आयतन V1 और ताप और जब हमने निकाय को बदला दाब P2 किया तो आयतन सिकुड़ गया। Yes, sir. और सिकुड़ने से तो इनके बीच का संपीड़न बढ़ गया। Yes, sir. घर्षण बढ़ा। Yes, sir. ताप बढ़ गया। Yes, sir. आपको पता ही है कि ये अचानक परिवर्तन करने पर ये निकाय से सराउंडिंग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो बोलो ताप और मीना नहीं जाएगा। अब ताप T1 से बदल V2 हो जाएगा। यानी ये इसमें ऐड हो गया। Yes, sir. अब नया ताप V2 ठीक।
Yes, sir. तो अब हमारा लिखा है A से B अवस्था में जा चुका है। Yes, sir. आयतन बदल चुका है। Yes, sir. इसलिए कार्य होगा ना। Yes, sir. तो वही कार्य की गणना करनी है। अब कैसे करें? तो आपने कहा ग्राफ कीजिए। Yes. तो ये देखिए इस समय हमारा A अवस्था में दाब P1 आयतन V1 और P1. और जब B मिल गया तो अब दाब P2 हो गया। ग्राफ ऐसे ही खींचेगा। Yes, sir. अब ये सब हो गया फिर ऐसे ही लिखना Yes, sir. कार्य बराबर आकृति फलाना क्यों होगा फिर यहाँ तक फिर यहाँ आ जाएंगे। Yes, sir. यहाँ की बात बदलेगा। Yes, sir. यही तो आपको करना पड़ेगा। Yes, sir. यहाँ तक आ जाएगी तो हम आगे बढ़ते हैं उनका पालन करना है। Yes, sir. और उसे हमने 3 तरह से आपको बताया। Yes, sir. देखिए पाइशन के नियमानुसार P भी पावर गामा इक्वल टू K. सही पढ़ा? Yes, sir. तो बोलिए यहाँ से P निकालते हैं K बाई V पावर गामा बोलो उठा के पुट करते हैं। Yes, sir. तो dw को देखो K V पावर गामा इनटू V। Yes, sir. अब देख लो बेटा अब हमने कृत कार्य निकाल दिया। Yes, sir. अवयव Yes, sir. हमको चाहिए पूर्ण Yes, sir. कांसेप्ट के हिसाब से इंटीग्रेट करें। Yes, sir. लोअर लिमिट से Upper limit. अपर लिमिट। तो देयरफॉर कुल कृत कार्य यानी टोटल जनरल W is equal to integration from V1 to V2 dw। Yes, sir. वही सब हो रहा है ना? Yes, sir. कितने लोग को आ रहा है? पक्का बेटा? Yes, sir. Integration from V1 to V2 dw this one. K by D power gamma D। Yes, sir. बोल ये तो इसके नाम Yes, sir. इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 To to V2. V पावर माइनस Yes, sir. Yes. dV। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. आप देख सकते हो कि इसके पावर गामा है तो इसको ऊपर ले आएंगे। Yes, sir. क्योंकि 1 के समथिंग हो तो उसका फार्मूला इंटीग्रेशन में है। Yes, sir. लेकिन 1 की पावर हो तो उसका कोई फार्मूला नहीं है। तो इसलिए इसको फार्मूला में टर्न कर दिया ऊपर ले आया। Yes, sir. अब आप लोगों को इंटीग्रेशन का फार्मूला ऑलरेडी आता है। इंटीग्रेशन x पावर या पहले का सूत्र वाले x पावर n dx। Yes, sir. तो फार्मूला याद आ गया होगा प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। यानी कि समाकलन का ये पहला फार्मूला मैंने दिया। Yes, sir. तो हाथ में एक जोड़ के उतने से भाग Yes. तो ये रहा फार्मूला ये रहा आपके सामने। Yes, sir. लेते हैं w बराबर v बोलो v के पावर ये माइनस करना है इसमें k ऐड करना है। Yes, sir. और फिर उतने से V2. कुछ कहानी No, sir. अरे सभी को Yes, sir. बोलो p बोलो इसको बाहर निकालो 1 माइनस लेकिन तुम जानते हो गामा का वैल्यू ज्यादा होता है। मोनोएटॉमिक के लिए 1.6 डायटॉमिक के लिए 1.4 और पॉलीएटॉमिक 1.33 और में ज्यादा है। Yes, sir. धीरे बोलो धीरे हम पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अब बोलो ये 1 माइनस गामा हो गया। Yes, sir. b हो गया b
1 माइनस गामा, क्योंकि तुम में से कितने लोग को आ रहा है मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे पता है कि कितने को आ रहा है। चिल्लाने से तुम्हारी कभी सीट नहीं जाएगी, इसलिए कॉन्सेंट्रेट रहो। अब तो आगे का काम समझी लो क्या करना है। 1 बाई 1 माइनस गामा, अब यहाँ के और अब जानिए एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो v2 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा। यस सर। अब इसको खोलो, 1 माइनस गामा के v2 1 माइनस गामा। अब पाइसन को सम्मान के साथ ले आओ। यस सर। देखो ये यहीं पर ले आओ, यहीं भी क्या लिखना वहाँ ये ताजा बताओ कल दो स्थिति के लिए पढ़े। यस सर। P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा से कांस्टेंट से। यस सर। अपन को के की आवश्यकता है। यस सर। तो बोलो यदि P1 V1 पावर गामा इक्वल टू K, और दूसरी बार बोलो लिख सकता हूँ P2 V2 पावर गामा देखो कि दोनों के बराबर है। यस सर। अब तुम देख सकते हो जो V2 वाला है उसके साथ ये वाला वैल्यू रख दें। यस सर। जो V1 वाला है उसके साथ ये वाला। आ रहा है बेटा। यस सर। 1 माइनस गामा बोलो K का वैल्यू रख देते हैं P2 और गामा V2 1 माइनस गामा। यस। बोलो यहाँ 1 वाला लिख दीजिए। V1 पावर गामा 1 माइनस गामा पूछो कहाँ लिखते हैं। नो सर। कितने लोग को आ रहा है इससे कठिन तो नहीं ना। नो सर। 1 बाई 1 माइनस गामा देखो घातांक का नियम आ गया। यस सर। धातु के आधार समान हो गुणनफल की क्रिया हो तो जोड़ोगे तो गामा से यस सर। यानी यस सर। यस सर। हो गया कि नहीं? यस सर। बोलो चूंकि गामा का मान 1 से ज्यादा है यस सर। इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो बोलो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या इससे गामा माइनस 1 और अब बोलो P2 P2 minus P1 V1। अब ये माइनस यहाँ डालते हैं ये माइनस ये प्लस। यस सर। तो बोलो कृत कार्य बराबर आ गया P1 P2 V2 गामा -1। आ गया क्या? यस सर। अब इस कार्य को देख रहे हो बेटा दाब और आयतन दोनों लेकिन तुमने कहा ताप भी बदलता है। यस सर। ताप में चलते हैं कितने फार्मूला में क्या लिखते हैं। नो सर। तो ये सूत्र लगेगा ये देखा। यस सर। अब केस बनाते हैं क्योंकि हमको पता है कि इस प्रकरण में दाब आयतन ताप तो दाब आयतन का तो डाटा मिल चुका है। यस सर। अब अगर मान लो ताप दिया है आयतन दाब नहीं दिया है तब क्या यस सर। इसके लिए केस होते हैं। अब तो ये मिटाया जा सकता है यस सर। क्योंकि हमको लिखने के लिए झुकना पड़ रहा है। देखो अब यहाँ से केस ले रहे हैं दाब आयतन ज्ञात न केवल
ताप ज्ञात ताप ज्ञात हो Yes, sir. Yes, sir. If pressure and volume are unknown, only temperature is known. हो जाएगा? Yes. तो बोलो अब आदर्श गैस समीकरण को बोला Yes, sir. तो V PV Yes, sir. ये अवस्था के लिए देते हैं Yes, sir. 5 8 तथा जब ये अवस्था में था चित्र मिटा दिया होगा लेकिन तुम्हारे दिमाग में होगा Yes, sir. ताप P1 था आयतन P1 था, ताप T1 था। ये नहीं बदलेगा No, sir. तो P1 अब ले गए थे दबा के B केजी में Yes, sir. B phase बोलो देखो कोई वेट कर रहा है Yes, sir. Yes, sir. इसलिए W बोलो किसकी जगह Yes, sir. Yes, sir. एनार कॉमन हो गया यस सर T1 minus T2 by gamma minus 1 आ गया था सर Yes, sir. ये ध्यान रखना ये परम ताप है Yes, sir. डिग्री कैलविन सेंटीग्रेड रहेगा तो 273 जुड़ के 273 जो के मान नहीं देंगे यस सर जुड़ेंगे अब इसी फार्मूले को अगर आप चाहो तो ऐसे भी बड़े प्यार से लिख सकते हो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया